हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपीएस बालाजी ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बालाजी क्लास 12 के 8 चैप्टर के साथ हम प्रेजेंट है बच्चे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कि वीडियो की जो सीरीज़ है, जो फर्स्ट यूनिट के चारों चैप्टर को सीक्वेंस वाइज कवर किया गया है। और सेकेंड यूनिट में 3 चैप्टर हैं, जिसमें से आपके 2 चैप्टर आने हैं। वो कंसेप्चुअल चैप्टर जिसको हम लोग इस यूनिट के बाद में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो थ्योरी वाला जो पोर्शन बन जाता है बच्चे, जो थ्योरी वाला पोर्शन बन जाता है उसको हमारे लिए समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को। अब देखो बेटा, ये जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, हम लोग 8th नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं हमने प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। किसी प्रकार के कन्फ्यूज़न के लिए आप स्कूल के ग्रुप में अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं, और कोई क्वेरी हो तो आप रखिए। और जल्दी मिलते हैं अपने संस्थान पे, अपने स्कूल में। आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम हो, आप लोग नोट्स बनाइए। आपके नोट्स चेक किए जाएंगे। नोट्स चेक करने के बाद उसी नोट्स चेक करने के बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसका आप प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके लिए बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो लगे रहिए हमारे साथ। चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। ये 3rd यूनिट है। 3rd यूनिट में 8th, 9th और 10th ये 3 चैप्टर हैं, जिसमें से आपको 8th और 10th पढ़ना है। 9th वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है। स्ट्रेटजी इन्हांसमेंट फूड प्रोडक्शन, ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है। इसमें आपको जो है ये 8th और 10th नंबर के चैप्टर पढ़ने हैं, और इन्हीं दोनों चैप्टर से 12 नंबर के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। तो बगैर देर किए आप पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, उठाइए, नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है। अगर आपको नोट्स वीडियो देखते समय दिक्कत हो तो आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर में नाम से पता चल रहा है हम लोग हेल्थ और डिजीज के बारे में ही बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले ये समझ में आता है हेल्थ क्या है, या WHO हेल्थ की क्या डेफिनेशन देता है। तो हेल्थ जो है, जो हमारा हेल्थ है, ये हेल्थ क्या है बच्चे? हेल्थ का मतलब हम अब तक जानते आए हैं कि एक ऐसा द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ। हेल्थ उसको बोलते हैं जिसमें एक ऐसा स्टेट, ठीक है, एक ऐसा स्टेट जिसमें कोई भी बीइंग्स या लिविंग्स या ह्यूमन बीइंग्स वो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल हो, अच्छे से ठीक हो, कोई एरर ना हो। फिजिकली भी, मेंटली और सोशली अगर वो वेल है तो यही क्या हो जाती है? हेल्थ की डेफिनेशन हो जाती है। ये WHO की डेफिनेशन है। ठीक है। हेल्थ सिंपली डज नॉट मीन्स, हेल्थ सिंपली मीन्स डिजीज फ्री कंडीशन फ्रॉम फिजिकल फिटनेस। अब हेल्थ का ये मतलब नहीं होता कि अगर आपको अभी आपको कोई बुखार है, सपोज करो आपको फीवर है, और आपने आज मेडिसिन लिया और फीवर से रिलीफ हो गए, तो डिजीज का फ्री होना वो हेल्थ नहीं होगा। आपने दवा खाया, फीवर से फ्री हो गए, इसका मतलब आप डिजीज फ्री हुए, ना कि हेल्दी हुए, या आपका हेल्थ स्ट्रांग है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि हेल्थ का ये मतलब नहीं होता कि आप डिजीज से फ्री हुए हो। ठीक है, उसको हम डिजीज फ्री बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लंबे समय तक डिजीज फ्री हो, कोई प्रकार की एरर नहीं है बॉडी में, तो वहां से ये प्रॉब्लम आपको हेल्दी माना जा सकता है। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हेल्थ कैसे कैसे अफेक्ट करता है, कि एक ह्यूमन बीइंग्स का हेल्थ जो है कैसे कैसे अफेक्ट करता है। पहला, कभी कभी एक पहली कंडीशन देखने को मिलती है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, मतलब द डिफेक्ट विच चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स पेरेंट, मतलब वो वाले प्रॉब्लम जो पेरेंट्स से उसके बच्चे में आते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, उससे भी हेल्थ अफेक्ट करता है। दूसरा है इन्फेक्शन फ्रॉम माइक्रोब्स और अदर ऑर्गेनिज्म। कभी कभी क्या होता है, ये वाली चीज़ तो बहुत ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन माइक्रोब्स का, बैक्टीरिया है या वायरस है या फिर और अदर जैसे फंगस है, तो इनका भी इन्फेक्शन होता है तो भी डिजीज़ हो जाती है। और तीसरी चीज़ होती है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का मतलब ये सीधे सीधे आपको बताना चाहता है कि जो ह्यूमन का लाइफ स्टाइल है वो, उसमें आपको फूड, वाटर, एक्सरसाइज, रेस्ट, ये बिल्कुल फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है, आप भोजन कैसे लेते हो या पानी कैसे लेते हो,
एक्सरसाइज कितना करते हो, कितना रेस्ट करते हो, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो कि लाइफ स्टाइल के में इन्वॉल्व हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। हेल्थ का सिंपल मतलब है कि कोई बंदा फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या हो जाना चाहिए, वेल होना चाहिए, ना कि डिजीज से फ्री हो, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि एक अच्छा हेल्थ मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए आपको। तो क्या चाहिए भाई, आप समझ पा रहे हैं क्या चाहिए? एक अच्छे हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए क्या? बैलेंस डाइट चाहिए, हाँ चाहिए। पर्सनल हाइजीन चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, बिल्कुल। अवेयरनेस टू द डिजीज, बिल्कुल। इम्यूनाइजेशन, अब इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फेक्टस डिजीज, जो इन्फेक्टस डिजीज है उनके अगेंस्ट इम्यून होना चाहिए। जैसे अभी कोविड-19 का कहर चल रहा है, तो अगर हमारा इम्यून पावर स्ट्रांग नहीं होगा तो हम उसके जो है चपेट में आ जाएंगे या उसका इन्फेक्शन हो पाएगा। तो इम्यूनाइजेशन जो है, हमारी इम्यून सिस्टम, इम्यून पावर है, वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, बिल्कुल। कंट्रोल ऑफ वेक्टर जैसे मच्छर काटने से अगर मलेरिया होती है या डेंगू होती है एडेज काटने से, तो उस वेक्टर से भी हमको बचना है, ठीक है, वेक्टर से भी बचना है। और क्या बातें हैं बच्चे? मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन फूड और वाटर, और जो भी फूड हम ले रहे हैं, जो वाटर ले रहे हैं, बिल्कुल हाइजीनिक होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें करके हम अपने हेल्थ को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल 100% परफेक्ट बना सकते हैं, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। डिजीज़ क्या है? तो हेल्थ की डेफिनेशन जानने के बाद अब हमें एक चीज़ पता चल जाता है, जो डिजीज़ होती है, डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्टस और नॉन इन्फेक्टस। पहले तो डिजीज़ की डेफिनेशन देख लो कि जो फिजिकल, मेंटली, सोशली वेल बीइंग है, वही क्या हो, वेल बीइंग ना हो, डिस्कम्फर्ट हो या फिर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाए बॉडी में, ठीक है, तो वही क्या हो, डिजीज़ हो जाती है। और डिजीज़ को इन्फेक्टस, नॉन इन्फेक्टस 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इन्फेक्टस का मतलब ये हो जाता है बच्चे कि वो डिजीज़ जो स्प्रेड हो सकते हैं, वो इजीली एक पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं, उन्हें इन्फेक्टस डिजीज़ कहते हैं। एड्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, मलेरिया हो गई, टीबी हो गई, ये सब इन्फेक्टस डिजीज़ हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं। बट नॉन इन्फेक्टस जस्ट अपोज होते हैं, ये कैन नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन, एक दूसरे पर्सन में बिल्कुल ट्रांसमिट नहीं हो सकते हैं ऐसे वाले डिजीज़। जैसे कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो ये इंडिविजुअल जिसको होगी वही उसी को रहेगी, किसी दूसरे बंदे में ट्रांसमिट नहीं होगी। ये चीज़ हमको समझना होता है। तो इट कैन ट्रांसमिट, इट कैन नॉट ट्रांसमिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन डिजीज़, ह्यूमन बींग्स में कुछ कॉमन डिजीज़ होते हैं। तो कॉमन डिजीज़ की अब हम एक बड़ी सी लिस्ट देखने वाले हैं, एक साथ सारी चीज़ें समझ में आ जाए। द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन, हेलमिंथीज आर कॉल्ड पैथोजन। याद रखना बेटा, पैथोजन का क्या मतलब है कि वो सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजो हो या हेलमिंथीज हो, ये सब के सब डिजीज़ क्रिएट करते हैं। तो डिजीज़ क्रिएट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजन बच्चे, ठीक है, इनको हम पैथोजन कहते हैं। ये चीज़ आप समझना, पैथोजन मतलब डिजीज़ क्रिएटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजन कैन इंटर द बॉडी बाय वेरियस मीन्स, मल्टीप्लाई इन द इंटरफेयर्स, ठीक है। अब ये जो पैथोजन है, ये बॉडी में कई तरीके से इंटर कर सकते हैं, ठीक है, उसके और अंदर जाके और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब अपने नंबर बढ़ाएंगे और बॉडी में को हार्म पहुंचाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं बच्चे? इंटरफेयर विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी रिजल्टिंग इन द मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। और वो क्या करते हैं कि जो हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी चल रही है उसमें चेंजेस करते हैं, उसमें इंटरफेयर करते हैं, रिजल्ट्स इन मार्फोलॉजी, और जिसकी वजह से जो मार्फोलॉजी है, जो फंक्शन है हमारी बॉडी के, वो डैमेज हो जाते हैं। तो आइए बेटा कुछ डिजीज़ के नाम देखते हैं, एक साथ एक लिस्ट में सारे डिजीज़ को हम कवर करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ डिजीज़ रहेंगे, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से वो डिजीज़ हो रहे हैं, वो पैथोजन जो हैं उनको जानेंगे। सिम्पटम क्या आते हैं बॉडी में कि किस पार्ट में कैसा इफेक्ट होता है। तो बेसिकली सबसे पहले टाइफाइड के लिए एक चीज़ और देखेंगे। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, WT होता है, ठीक है, विडाल टेस्ट करते हैं टाइफाइड चेक करने के लिए कि टाइफाइड है या नहीं। तो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट। टाइफाइड को क्रिएट करने वाला साल्मोनेला टाइफी, और इसका सिम्पटम क्या है, आपको क्या होगा, हाई फीवर, वीकनेस और स्टमक में पेन होगा। दूसरी बीमारी है निमोनिया, स्ट्रोकोकस न्यूमोनी, और एक और बीमारी है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दोनों जो है निमोनिया को कॉज कर सकते हैं। जनरली फीवर, चिल, कफ और हेडेक
निमोनिया के सिम्टम्स हैं, छोटे बच्चों में ज़्यादातर निमोनिया देखने को मिलती है। और इसमें होता क्या है कि जो हमारे लंग्स के अंदर का जो छोटे छोटे सैक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जिनको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं, वो फील्ड विद द फ्लूइड, वो एक फ्लूइड से भर जाते हैं, मतलब एक लिक्विड मटेरियल से वो गैप भर जाते हैं लंग्स के अंदर का, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में क्या होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है। अगला पॉइंट है कॉमन कोल्ड, ये राइनो वायरस की वजह से होता है। इसमें नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, इसमें पहले तो नेजल कंजेशन हो जाएगी और फिर नोज रनिंग हो जाएगी, फिर सोर थ्रॉट और गले में थोड़ा सा खिंचाव, जैसे कि आपने अभी कोविड वाले सिम्पटम में देखा, तो घबराने की जरूरत नहीं, वो भी क्या कॉमन कोल्ड के भी सिम्पटम हो सकते हैं। हेडेक भी हो सकता है, कफ भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, पूरा नोज से लेकर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि मलेरिया। अब मलेरिया कौन क्रिएट कर रहा है, तो सिंपल है, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या पी मलेरिया एंड पी फ्लैसीपेरम, ये जनरली ये पी मलेरिया पी फ्लैसीपेरम यानी प्लाज्मोडियम मलेरिया प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम, ठीक है, ये दो स्पीसीज है। स्पेशली कॉमनली एक वर्ड में प्लाज्मोडियम बोल सकते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो होता है, अभी हम आगे लाइफ साइकिल देखेंगे कैसे मलेरिया इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, ठंड लगती है, हाई फीवर, 3 से 4 दिन तक का ये प्रोसेस रहता है, 3 to 4 डेज इसमें हाई फीवर होती है और ठंड लगती है, चिलिंग होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है बच्चे कि जो पैरासाइट जो होते हैं, यानी जो प्लाज्मोडियम है पैरासाइट है, मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल, ये लीवर सेल के अंदर जाकर अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, देन अटैक आरबीसी, और फिर हमारे आरबीसी पे अटैक करते हैं। अगली बात अगर हम करें इसमें, हाँ अभी देखते हैं, तो इसमें अमीबाइसिस या अमीबिक डाइसेंट्री, ठीक है, जिसको आप लोग जनरली डाइसेंट्री बोलते हो, डाइसेंट्री बोले तो एक तरीके का स्टूल में प्रॉब्लम, ठीक है, पेचिस जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पेचिस बोलते हैं ना, डाइसेंट्री, अमीबिक डाइसेंट्री, तो वो चीज़ हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे कि एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, ये प्रोटोजोन है, इसकी वजह से अमीबिक डाइसेंट्री या अमीबाइसिस होती है। इसमें कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल विथ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, ब्लीडिंग भी होती है स्टूल के साथ। तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में घाव होता है, इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, डैमेज करते हैं इंटरनल लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अगला पॉइंट हमारा एस्केरिस, एस्केरियसिस, ये हेलमेंथीज एस्केरिस से होता है। एस्केरिस बिल्कुल अर्थवॉर्म जैसा छोटा छोटा वाइटिश एक वॉर्म होता है एस्केरिस। तो इसमें होता क्या है कि ये इंटरनल ब्लीडिंग करते हैं, अंदर मैस्कुलर पेन क्रिएट करते हैं, फीवर होती है, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, ये चीज़ होती है स्केरिस में। इसमें क्या होता है, हेल्दी पर्सन गेट इन्फेक्टेड थ्रू वाटर वेजिटेबल, ये परेशान आप कैसे होंगे कि जो पर्सन इन्फेक्टेड होता है ये वाटर के जरिए या वेजिटेबल जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, या फिर वाटर अगर पानी बहुत अगर पॉल्यूटेड है या किसी तरीके से, तो वो उस जरिए आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे और वहीं पे ग्रो करना शुरू करेंगे। बिल्कुल लार्वा स्टेज आप जान भी नहीं पाएंगे, इतना इनिशियल फॉर्म में बॉडी में जाएंगे ये, और अंदर जाने के बाद एक बड़ा सा बॉडी बनाएंगे। तो वाटर और वेजिटेबल्स वगैरह के जरिए आसानी से पहुंच पाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एलिफेंटियसिस या जिसको फाइलेरिया कहते हैं, हाथी पाँव कहते हैं, इसमें स्वलन हो जाती है पैर में या हाथ में, इस तरीके का। तो वाउचेरिया जो स्पीसीज है, वाउचेरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इन द लोअर लिम्स, जो पैर है एडी जिसको आप लोग बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन हो जाती है। एंड जिनिटल ऑर्गेन्स, और जो जिनिटल ऑर्गेन्स है जैसे स्क्रोटम हो गया, मेल में जो टेस्टिस के पास स्क्रोटम वाला पोर्शन है वहाँ सोलन हो जाती है, ठीक है, तो वो भी एलिफेंटियसिस ही कहा जाता है। इसमें क्या होता है, लिम्फेटिक वीजल ऑफ लोअर लिम्स गेट ब्लॉक, इसमें जो पैरों की, जैसे मान लीजिए ये एडी हो गई, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ऐसा सोल कर जाता है। इसमें लिम्फेटिक वीजल जो होते हैं इस एरिया के लोअर लिम्स के, वो क्या होता है, ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ क्या हो जाती है, सोलन आ जाती है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी डिजीज को कवर करते हैं। अब देखते हैं बच्चे, एक डिजीज है रिंगवॉर्म करके। तो रिंगवॉर्म किसकी वजह से होता है, तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, इपिडर्मोफाइटन, ये 3 कंटेंट हैं, तो आप किसी का नाम याद रख सकते हैं इसमें से। ये रिंगवॉर्म क्रिएट करते हैं और इनका टारगेट क्या होता है, हमारे स्किन पे या नाखून पे
या स्कैल्प पे, ठीक है, इस पे ही क्या करना, इन्फेक्शन करना। अपीयर्स ऑन ड्राई स्कैली लीजन ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, के किसी पार्ट पे एक ड्राई स्कैली ऐसे, ठीक है, स्किन ऐसे निकलता हुआ उधड़ता हुआ स्किन, सूखा स्किन, इस तरीके से ये दिखाई पड़ता है। जनरली स्किन और नेल्स वगैरह पे ही ये अटैक करते हैं। तो ये ओवरऑल डिजीज़ की लिस्ट हो गई है। अब हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो अब क्या है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, इसको हम लोग समझते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, इसमें प्लाज्मोडियम क्या होता है। प्लाज्मोडियम आप सिंपल बात जान लो। पहली बात तो एक चीज़ समझ लो, जो फीमेल एनाफिलेज मॉस्किटो है, ये आपको फीमेल एनाफिलेज मॉस्किटो काटती है। क्यों काटती है? क्योंकि दे वांट टू ले देयर एग, वो अंडे देना चाहती है, तो उसको ब्लड आरबीसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए वो वही बाइट करते हैं। तो उसमें उसके पास प्लाज्मोडियम होता है जो, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर वही पहुंचाती है। तो प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज अ स्मॉल स्पोरोजॉइट्स, ये छोटे स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में इंटर करेगी, ठीक है। जैसे ये देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे मॉस्किटो है, ये हमारा बॉडी का पार्ट है। और इसके बाद क्या हो रही है कि ये स्पोरोजाइट के फॉर्म में, जो मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड है उसमें होती है ये चीज़। तो मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड जब वो सैलिवा अपना सेक्रेट करेगी बाइटिंग के समय, तो उसमें स्पोरोजॉइड है, और जो स्पोरोजॉइड है वही क्या है, प्लाज्मोडियम है, स्पोरोजॉइड्स के फॉर्म में है। थ्रू द बाइट, जब वो काटेगी, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलेज ही काटेगी मॉस्किटो, और फिर वो जब मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल, और वो अंदर जाएगा, तो जब ये अंदर जाएगा तो कहाँ जाएगा, हिपैटिक सेल का मतलब लीवर सेल, वो लीवर सेल के अंदर जाकर के क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अपने नंबर्स को बढ़ाएगा। लेटर अटैक द आरबीसी, और बाद में वो क्या करेगा, आगे चल के वो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल पे अटैक करेगा, रिजल्टिंग एंड रैप्चर विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, और वहाँ पे बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को सब रिलीज करेगा। जैसे कौन सा है, हीमोजोइन जो है टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई फीवर, जिसकी वजह से हाई फीवर एंड चिल होगी। हाँ, रिकरिंग एवरी 3 to 4 डेज, हर 3 से 4 दिन पे आपको क्या लगेगी, ठंड लगेगी। 3 से 4 दिन पे क्या होगी, ठंड लगेगी। ये वाला पॉइंट याद है, हीमोजोइन केमिकल रिलीज होगा वहाँ से, ठीक है। जब आरबीसी को वो पे अटैक करेंगे, तो इसके बाद एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा जिसका नाम है हीमोजोइन, जिसकी वजह से वो 3-4 दिन पे हल्का हल्का ठंड देकर हाई फीवर होता रहेगा, ठीक है। मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट, मलेरिया, आप देखिए मलेरिया होने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ेगी, एक ह्यूमन, दूसरा एनाफिलेज मॉस्किटो। तो ये 2 बंदे की जरूरत है, मतलब एनाफिलेज मॉस्किटो उठा के उस स्पोरोजॉइड, प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइड को लेके आएगा और ह्यूमन में डालेगा। तो 2 होस्ट मतलब जिस पे वो अटैक करते हैं या जिसका वो सहारा लेते हैं। टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए होता है, एक ह्यूमन, दूसरा एनाफिलेज। फीमेल एनाफिलेज इज अ वेक्टर ऑफ दिस डिजीज टू ह्यूमन बींग, जो फीमेल वाले एनाफिलेज है वो इस बीमारी के लिए क्या है बच्चे, वेक्टर है। क्या है, वेक्टर है। वेक्टर मतलब कैरियर है, मतलब वही तो लेके आ रही है सिंपली। अब इस चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से देखें, इस बात को अगर हम समझ पाए तो यहां से देख पा रहे हैं। देखिए ये जो स्पोरोजॉइड है, ये देखो, ये फीमेल एनाफिलेज मॉस्किटो स्पोरोजॉइड लार्वा सैलिवरी ग्लैंड है, यहाँ पे इसने बाइट किया, ये चीज़ें गई लीवर के पास। लीवर के पास गई तो लीवर क्या किया कि हिपैटिक डॉर्मेंसी लीवर सेल ने अपनी एक्टिविटी को में उसकी एबनॉर्मलिटी आई। फिर बाद में उसने कुछ मेरोजॉइड्स बनाए, मेरोजॉइड्स लीवर सेल के अंदर बना। इधर स्पोरोजॉइड था, जब स्पोरोजॉइड, ये स्पोरोजॉइड है, आप देख रहे हैं ये स्पोरोजॉइड है, ये वाली चीज़, जैसे लीवर सेल के अंदर ये स्पोरोजॉइड एंट्री मारा, इसके अंदर एंट्री मारा, तो लीवर में कुछ एबनॉर्मलिटी है लीवर सेल में, और बाद में उसने बनाया क्या कि उस लीवर सेल के अंदर जो देख रहे हो छोटे छोटे वो मेरोजॉइड्स हैं। यही मेरोजॉइड्स यहाँ से निकलेंगे, तो ये एरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी पे अटैक करेंगे, आरबीसी के अंदर जाएंगे, तो आरबीसी के अंदर भी अपना एबनॉर्मलिटी क्रिएट करेंगे। बाद में आरबीसी सेल जो है ब्रेक कर देंगे, आरबीसी सेल डेड हो जाएगी, ठीक है। इसको एरिथ्रोसाइटिक सीजॉन्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ये रिलीज होंगे, जब ये रिलीज होंगे बाकी की जो आरबीसी हैं उस पर भी अटैक करेंगे। इसके बाद फाइनली हमको क्या देखने को मिलता है बच्चे, कि जो हमारा ये आरबीसी है, ये वाला जो पोर्शन है जो हमारा रैप्चर्ड हो चुका है, टूट चुका है,
उस आरबीसी में जनरली देखने को मिलता है दो अलग अलग तरीके के गैमेटोसाइट, एक से मेल वाले दूसरे से फीमेल वाले गैमेटोसाइट मिलते हैं। ये ईसी की एबनॉर्मलिटी में बने हुए हैं। यहाँ से क्या होता है, दोनों अलग अलग, जब ये क्या नाम है हमारे गैमेटोसाइट, जो गैमेटोसाइट हैं दो अलग अलग गैमेटोसाइट होते हैं। तो अब जो है जो फीमेल मॉस्किटो काटने आएगा नेक्स्ट विजिट में, तो ये क्या करेगा कि ये ऑलरेडी ये फीमेल है, इसको क्या चाहिए था, इसको मेल चाहिए था गैमेट। तो इसने क्या किया था कि जब ये दोबारा बाइट करने आएगा तो यहाँ से उस माइक्रो गैमेट को उठा के ले जाएगा, ठीक है, यहाँ से सेकंड टाइम बाइटिंग करेगा और इसके बाद लेके जाएगा तो वापस माइक्रोगैमेट से वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा मैक्रोगैमेट में। और मैक्रोगैमेट से चूंकि यहाँ पे ये गैमेट ले जा चुका है, ये दोनों गैमेट यहाँ से उठाया और लेके गया। जब दोनों गैमेट जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनेगा तो मॉस्किटो की ओकाइनिटी जो है, यानी इस जाइगोट से फिर हाँ इसकी छोटे छोटे ये जो एग्स हैं, जो ओसिस, ठीक है, मॉस्किटो का जो मिड गट जो मिडिल वाला गट है, वहाँ पे एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिसको हम ओकाइनिटी बोल पा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, छोटे ओसिस्ट का फॉर्मेशन होगा और वो ओसिस्ट जब क्रैश करेगा तो उसमें फिर से छोटे स्पोरोजॉइट्स बन जाएंगे। कहने का मतलब 2 टाइम बाइटिंग की प्रोसेस है, 2 बार आपके सरफेस से वो कनेक्ट करेगा। आधी वाली प्रोसेस तो ह्यूमन में हो रही है और आधी प्रोसेस इसकी बॉडी में हो रही है, इसीलिए ये ह्यूमन का हो गया, ये मॉस्किटो का हो गया। इसलिए इसको कहते हैं कि डबल हॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक बार इसको एनसीईआरटी से रिवाइज करिएगा, किसी कन्फ्यूज़न के लिए आप जो है बताइएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के बारे में बात करना है हमको, तो इम्यूनिटी क्या है ये सिंपल हम समझ लेते हैं इम्यूनिटी क्या है। तो बच्चे इम्यूनिटी जो होती है, इम्यूनिटी इसका मतलब नाम से अब पता चल रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग हो, एक ऐसी एबिलिटी बॉडी के अंदर जिसमें हम डिजीज से लड़ सके, ठीक है, तो उसी को कहेंगे इम्यूनिटी। इसको थोड़ा सा ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं तो देखते हैं इम्यूनिटी क्या है। अब बच्चे इम्यूनिटी जो होती है द एबिलिटी ऑफ द होस्ट सेल टू फाइट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो डिजीज क्रिएट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे फाइट करने की एबिलिटी होती है किसमें, हॉस्ट सेल में या ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ड्यू टू इम्यून सिस्टम। किसकी वजह से होती है चीज़ें, इम्यून सिस्टम की वजह से होती है ये चीज़ें, इम्यून सिस्टम की वजह से होती हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, द इम्यूनिटी, इसको इम्यूनिटी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटी, हमारी बॉडी में 2 तरीके की इम्यूनिटी है। एक है इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी, नाम से इनेट मतलब अंदर वाली इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी के अंदर पड़ी हुई है इम्यूनिटी। जनरली अगर हम इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो ये एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस present at the time of birth, provide different kinds of barrier and entry of the foreign agent into the body। मतलब कि वो वाली इम्यूनिटी जो हमको पैदाइशी मिल जाती है, बचपन से ही मिल जाती है, ठीक है, और जब हमारी शरीर जब हम एकदम छोटे बॉडी, जब हमारी बॉडी बनती है तो उस समय बर्थ के समय जो हमें इम्यूनिटी मिलती है वही हमारी इनेट इम्यूनिटी है। और आपको बता दें कि वो जो इम्यूनिटी होती है वो कई लेवल पे लड़ती है, जो तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रीफिकेशन होने से रोकती है, कई स्टेप पे लड़ती है। तो ये 4 तरीके का बैरियर कर पाती है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में 4 तरीके के बैरियर होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर उन माइक्रोब्स को जाने नहीं देती है। पर इसके अलावा भी अगर वो पैथोजन एंट्री करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे ध्यान रखना ये 4 तरीके की इम्यूनिटी कौन है। तो पहला है एक फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा है सेलुलर बैरियर और चौथा है साइटोकाइनिन बैरियर। ये 4 तरीके की इनेट इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी जो आपको बचपन से मिली हुई है, ठीक है। तो अब इनेट इम्यूनिटी के बाद एक हम बात करेंगे अक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो पहले इनेट इम्यूनिटी में 4 चीजें क्या है उसको जान लेते हैं। इनेट इम्यूनिटी में जैसे स्किन है, म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या यूरोजेनिशियल ट्रैक, जो यूरिनरी सिस्टम है, यूरिन सेक्रेशन वाला वो ट्रैक या गैस्ट्रो वाला ट्रैक जो है या रेस्पिरेटरी वाला ट्रैक है, उसके चारों तरफ एक म्यूकस लेयर की कवरिंग है। और बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में देखिए तो आपके पास क्या है, एक स्किन है, एक एपिथेलिया वहाँ पे भी है। तो ये क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के जो अंदर के जो सेंसिटिव पार्ट हैं या ऑर्गन्स हैं, जो मसल्स हैं, जो भी हैं, उन तक बैक्टीरिया वगैरह को पहुंचने नहीं देते। आप सिंपली देखिए कि अगर जहाँ पे थोड़े से घाव हो जाते हैं, स्किन कट जाती है,
तुरंत वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, पर उससे पहले उस पर कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब है कि स्किन वहाँ प्रोटेक्टिंग लेयर का काम कर रही। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे हमारे एसिड इन स्टमक, सेलिवा इन माउथ। माउथ में सेलिवा है, उसमें कहीं न कहीं लाइजोजाइम एंजाइम है, स्टमक में HCl एसिड सेक्रेट हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये भी क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। इसके बाद भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है, जैसे सेलुलर, तो थर्ड लेवल पे है, मान लो चलिए फिजिकल क्रॉस कर गया, फिजियोलॉजिकल क्रॉस कर गया, अब सेल के पास पहुंचा, तो सेल के लेवल पे पहुंचा तो वहां पे भी बैरियर होता है। सेलुलर बैरियर में सेल के पास में ल्यूकोसाइड्स खड़े होते हैं, न्यूट्रोफिल्स खड़े होते हैं, मोनोसाइड्स खड़े होते हैं। ये बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के खा जाते हैं, किल कर देते हैं या इनएक्टिव कर देते हैं। अगर सपोज करो फिर भी सेल के अंदर घुस गया, तो फोर्थ लेवल के पे नेचर ने हमें बैरियर दिया है, क्या, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर जनरली हम वायरस के केस में देखते हैं कि वायरस इन्फेक्टेड सेल, जो भी वायरस से इन्फेक्टेड सेल होते हैं, वो सेक्रेट करते हैं एक प्रोटीन जिसका नाम है इंटरफेरॉन। मान लो ये सेल है और ये वायरस से इन्फेक्टेड कर गया, तो इन वायरस इन्फेक्टेड सेल एक केमिकल सेक्रेट करते हैं जिनका नाम है इंटरफेरॉन। जैसे वायरस इन्फेक्टेड होंगे तुरंत ये इंटरफेरॉन रिलीज करेंगे, और ये इंटरफेरॉन उस वायरस को से लड़ना शुरू करेगा। मतलब इंटरफेरॉन जब ये सेक्रेट करेंगे, मान लो जैसे सपोज करो ये सेल हो गया और ये वायरस ने एंट्री मारी, इधर से ये वायरस ने एंट्री मारी, तो वायरस यहाँ पहुँचा, तो वायरस से इम्पैक्ट आकर कि जो हमारा सेल है, जो हमारा नॉर्मल सा सेल है, इसने इंटरफेरॉन निकालना शुरू कर दिया, आई निकालना शुरू कर दिया, आई रिलीज करना शुरू कर दिया, आई आई आई, जो क्या करेगा, इस वायरस से लड़ेगा, इस सेल के डीएनए को, जीनोम को, इसके डीएनए को बचाएगा सेल के, और इससे लड़ेगा। अगर ये भी सिस्टम फेल होगी तब आपको डिजीज 100% हो जाएगी बच्चे। तो ये 4 तरीके का नेचर में ये जन्मजात आपको मिला हुआ है। तो दूसरा हमारे पास जो इम्यूनिटी है वो है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? अक्वायर्ड इम्यूनिटी थोड़ा सा अलग तरीके से होती है। अक्वायर्ड इम्यूनिटी में जनरली हम लोग अगर बात करें तो थोड़ी सी दूसरी बातें आ जाती है अक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए। थोड़ा सा डिफरेंस देख के चलते हैं तो हमारी अक्वायर्ड इम्यूनिटी और भी समझ में आएगी। यहाँ पे ये प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, ये बर्थ से साथ में है, लेकिन ये डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ये समय के साथ ये डेवलप होती है। इनेट इम्यूनिटी थ्रू आउट लाइफ, ये जीवन भर रहती है। कैन नॉट बी शॉर्ट लिव या लाइफ लॉन्ग, ये कैन बी शॉर्ट लिव्ड और लाइफ लॉन्ग, ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। जनरली अक्वायर्ड या अडाप्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर विद द पैथोजन और इट्स एंटीजन इज नॉट इसेंशियल। अब देखिए क्या होता है इसमें कि कॉन्टैक्ट या एक्सपोजर विद पैथोजन, अगर आप पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं या फिर इसके, तो इसके लिए बहुत है इट्स एंटीजन इज़ नॉट इसेंशियल, तो इसमें जो भी एंटीजन है बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन कांटेक्ट विद पैथोजन और इट्स एंटीजन इज, अगर आप पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ एंटीजन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी कोविड के लिए अभी क्या हमारी बॉडी में वो एंटीजन होना चाहिए लड़ने के लिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इनेट इम्यूनिटी इज़ इनहेरिटेबल, ये इनहेरिट होती है जनरेशन टू जनरेशन, पर एक्वायर्ड ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिजीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ये अदर ऑर्गेनिज्म के कॉन्ट्रैक्शन को भी जो है जनरली क्या करती है, प्रोटेक्ट कर सकती है इनेट इम्यूनिटी, ठीक है भाई। आप अगर आपकी बॉडी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप तक ही सीमित रख सकती है, ठीक है, अगर ये वाली इम्यूनिटी वर्क कर रही है तो। इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम पैथोजन प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज, और ये क्या करता है, ये पूरे पैथोजन को रोकेगा, और ये पूरे पैथोजन के उसी के जैसे और भी जो पैथोजन है उनसे लड़ने के लिए रोकेगा। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। और बच्चे ये 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए एज अ डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, हम अक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लोग बात कर लेते हैं क्या, कि इतनी चीज़ें तो समझ में आ रही है अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो भी अक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है, पैथोजन स्पेसिफिक डिफेंस करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, इसमें क्या होता है कि इसमें पैथोजन स्पेसिफिक पैथोजन का डिफेंस होता है। जैसे हमारी बॉडी, अभी आपके हमने वैक्सीन पोलियो का ले लिया है, हमने जो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का ले लिया है, तो डेफिनेटली वो स्मॉल पॉक्स के जब वायरस आएंगे तो वो उसी से लड़ने के लिए है वो, ठीक है। तो ये हम लोग जो बाहर से वैक्सीनेशन करते हैं कहीं ना कहीं वो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो उसमें होता क्या है कि व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर अ पैथोजन फर्स्ट टाइम,
प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। जैसे पहली बार जब भी कोई हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आता है तो इनकाउंटर एज अ पैथोजन जब वो ग्रसित करता है, इनकाउंटर्स मतलब वो ग्रसित करता है बॉडी को, तो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ लो इंटेंसिटी। मतलब लो इंटेंसिटी पे ये रिस्पॉन्स होता है। मतलब पहली बार अगर कोविड आया मेरी बॉडी में तो हम लोग बहुत घबरा गए, डर गए, क्योंकि हमारी बॉडी ने कभी कोविड को रीड नहीं किया था। पर अब कोविड एक बार आ चुका है, हमारी बॉडी ने कोविड-19 को रीड कर लिया है। अब दूसरी बार कोविड आए तब देखो क्या होता है। Sequence encounter by the same pathogen produce the highly intensified response called the secondary response। सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर वही प्रॉब्लम रिपीट होती है तो उसको बोलेंगे, तब जो है हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स करेगी वो होगी सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स ड्यू टू द मेमोरी ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर। क्योंकि पहली बार में वो कोविड-19 के वायरस को रीड कर चुका है, अगर दूसरी बार वही कोविड-19 का अटैक होता है तो अब वो जो रिस्पॉन्स करेगी वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स करेगी। पर याद रहे कि फर्स्ट वाले रिस्पॉन्स से ज़्यादा तगड़ा होगा सेकेंड वाला रिस्पॉन्स, क्योंकि अब वो रीड कर चुका है, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए वो तैयार है। ठीक है, ये चीज़ समझना। तो हमेशा दो इनकाउंटर, फर्स्ट इनकाउंटर में फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंड इनकाउंटर पे उसी स्पीसीज का अगर फिर एंट्री हुआ तो सेकेंड इनकाउंटर। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझना होगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। दो तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट, दूसरा टी लिम्फोसाइट। यही जो है प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स को ऑपरेट करते हैं। ठीक है बच्चे। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन। मतलब बी लिम्फोसाइट वो तरह तरह की प्रोटीन प्रोड्यूस करता है बच्चे, जिसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो एंटीबॉडीज़ कौन प्रोड्यूस करता है? बी लिम्फोसाइट्स। ईच हैविंग 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें 2 बड़ी चेन होते हैं, मतलब ये लाइट चेन, हैवी चेन हो गए, और ये लाइट चेन हो गई। लाइट मतलब इसको L और इसको H, तो 2 H हैं तो H2 और L2 बोलते हैं। ये एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर होता है। ये एंटीबॉडीज़ का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर देके लेवलिंग करना होगा। यहाँ से भी 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, श्योर एंड श्योर बनते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसमें 2 चेन होते हैं, और वो 2 चेन कौन होते हैं अभी आगे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जनरली अगर हमने आपको बताया कि एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर देखने से पहले हमें एक चीज़ ये पता हो जानी चाहिए बच्चे, क्या कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, ये तो हमें पता चल गया। और बी लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडीज़ बना रहा है। इसमें 2 चेन होते हैं, 2 लाइट 2 हैवी चेन होते हैं। ठीक है, लेकिन इट इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। इसमें 2 तरीके के लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व हैं, जो अभी अभी हमें पता चला। किसमें? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एक बी लिम्फोसाइट, दूसरा टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट शो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, HI शो करता है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। बी लिम्फोसाइट जो है वो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को एग्जिबिट करता है, जबकि टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएट इम्यूनिटी शो करता है। ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी शो करता है, मतलब ये सेल के लेवल पे जो है वर्क कर रहा है टी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों CMI और HI के बारे में आप अच्छे से जानिएगा, ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन अच्छा ऐसा आएगा कि ह्यूमरल रिस्पॉन्स कौन सा लिम्फोसाइट है, तो बी लिम्फोसाइट। ठीक है, और जो है सेल मीडिएट इम्यूनिटी जो है CMI जो है वो टी लिम्फोसाइट्स है। ये 2 बातें जानना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके साथ। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ का क्या स्ट्रक्चर है ये हमें ज़रूर देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ में हम लोग जान लेते हैं क्या बच्चे? मुझे जो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़, अब स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहा है आप बहुत ध्यान से देखिए, ये चीज़ है, यही है स्ट्रक्चर ऑफ NCERT बुक से भी देख सकते हैं। इसमें 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को, और ये वाई शेप में अरेंज है, इसलिए इसको H2L2 बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि ये वाली जो एक जो चेन है जनरली यहाँ पे, ये जो हैवी वाली चेन, आपको ये वाली जो चेन दिख रही है, इसके बीच में ये सल्फ़र वाले कंटेंट हैं, सल्फ़र वाले कंटेंट का बॉन्डिंग हुआ है।
और जो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, मतलब यहाँ पर ये एंटीजन यहीं से आकर, ये एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर है, तो एंटीजन आकर के इसके इस साइड से जुड़ा करते हैं। ठीक है, देखो एंटीबॉडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो एंटीबॉडीज़ जनरली वो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, उनको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं, और ये कई तरीके के होते हैं, IgA, IgM, IgE, IgG। ठीक है अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज़ होते हैं। जनरली ईच एंटीबॉडीज़, हर एक एंटीबॉडीज़ को देखेंगे तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड, 1 2 3 4। इसमें से 2 बड़े होते हैं और 2 छोटे चेन होते हैं, दोनों वाई शेप में अरेंज होते हैं, जिसको हम लोग H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि पॉलीपेप्टाइड चेन हैं, 2 बड़े 2 छोटे हैं, तो बड़े हैं तो 2 हैवी, 2 हैवी हैं तो 2 लाइट हैं, लाइट यानी छोटे हैं। ठीक है बच्चे, तो ये स्ट्रक्चर है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिएगा, और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कैसा हो रहा है उस हिसाब से इम्यूनिटी कैन फर्दर कैटेगराइज। इम्यूनिटी को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी जो है बच्चे, वो बॉडी प्रोड्यूस इट आउन एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन, बॉडी खुद एंटीजन के अगेंस्ट अपनी जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी ऐसी नहीं है, पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ है, आप वैक्सीन लगाते हो ना वही वाला। रेडीमेड एंटीबॉडीज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनोदर। ठीक है, ये पैसिव इम्यूनिटी है, ट्रांसफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनोदर। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लोस्ट्रम, माँ का पीला गाढ़ा पहला दूध जो होता है, क्लोस्ट्रम जिसको बोलते हैं, बहुत ज़रूरी है बच्चों को पिलाना। कंटेन एंटीबॉडीज़ IgA, उसमें कौन सा एंटीबॉडीज़ होता है क्लोस्ट्रम में, जो पीला गाढ़ा दूध होता है फर्स्ट टाइम में IgA होता है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ये पैसिव इम्यूनिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो माँ अपने बच्चे को देती है, क्योंकि इसमें एक मदर बॉडी से दूसरे बच्चे में यानी दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। और एक्टिव इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी बनाए, यानी जो बॉडी के अंदर बने, वो एक्टिव इम्यूनिटी जो मदर से उसके बेबी में मिल रहा है, जैसे क्लोस्ट्रम में IgA वाला, तो वो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस ऑल अबाउट द एंटीजन। और इसके बारे में हम और आगे बात कर लें थोड़ा सा, तो इसमें क्या हो सकता है कि देखिएगा बच्चे, डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं ब्लड में, IgA, IgM, IgE, ETC। ठीक है, दे आर कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, इनको HI बोलते हैं। ये सब ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स हैं जो बॉडी के अंदर नेचुरली बनते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, ब्लड के प्रेजेंस में ये सब सारी चीज़ें बना करती है। और ह्यूमन इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड फॉरेन मॉलिक्यूल और फॉरेन बॉडीज़। जो ह्यूमन का हमारा इम्यून सिस्टम है, वो हम एक तो सेल्फ वाला इम्यून सिस्टम, और दूसरा जो बाहर से आ रहे हैं मॉलिक्यूल जो बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, है ना, उसकी वजह से बना इम्यून सिस्टम। कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू द जेनेटिक और अननोन रीज़न, कभी कभी कुछ जेनेटिक रीज़न या फिर कुछ अन्य कारणों से द बॉडी अटैक सेल्फ सेल, कभी कभी बॉडी जो है ना का अटैक सेल्फ, वो हमारे केमिकल या हमारे एंटीबॉडीज़ हमारे सेल पे अटैक करते हैं। द रिजल्ट्स इन डैमेज टू द बॉडी ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। तो उसमें क्या होता है, ऐसे समय में जो डिजीज़ क्रिएट होती है उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है AID वाला, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस इज ड्यू टू दिस इफेक्ट। रियूमेटॉइड अर्थराइटिस सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या, ऑटो इम्यून डिजीज़ का, ऑटो इम्यून डिजीज़ का। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एलर्जी की, और इसके बाद एड्स की बात करेंगे, इसके बाद कैंसर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, और भी जो पॉइंट है उस पर हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अच्छे से रिवीजन लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।